हेलो दोस्तों, वेलकम टू डाइव टू लर्न। मैं लोकेश अग्रवाल आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का टॉपिक। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें। आई एम श्योर आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आपको समझ में आता है तो उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म किस तरीके से किया जाता है पहले हम ये जानते हैं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जो सेक्शन 40 है वो है म्यूचुअल एग्रीमेंट का। देखो, कोई भी पार्टनरशिप स्टार्ट कैसे होती है, एग्रीमेंट बना के। सारे लोग एग्रीमेंट बनाते हैं, सारे पार्टनर्स, पार्टनरशिप चालू हो जाती है। तो अगर पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करना है तो क्या तरीका होना चाहिए? सब लोग एक एग्रीमेंट बना लो, सब लोग राजी हो तो सब लोग एग्रीमेंट बना लो और बोल दो हमें पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करना है, फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। ये कहाँ लिखा है? ये सेक्शन 40 में लिखा है। सेक्शन 41 में क्या लिखा है? कंपल्सरी डिसोल्यूशन, यानी कि कब ऐसी सिचुएशन है कि पार्टनर चाहे राजी हो चाहे ना हो, फर्म को डिसॉल्व करना ही पड़ेगा। तो आइए जानते हैं ऐसी कौन सी दो सिचुएशंस हैं। पहली तो ये कि व्हेन ऑल बट वन पार्टनर ऑफ द फर्म बिकम इंसॉल्वेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि या तो सारे इंसॉल्वेंट हो गए जितने भी पार्टनर थे, या सारे हो गए उनमें से एक नहीं हुआ तो भी सबको ही माना जाएगा। मान लो 5 पार्टनर्स थे, 4 इंसॉल्वेंट हो गए, एक नहीं हुआ तो भी आपको करना ही पड़ेगा फर्म को डिसॉल्व। दूसरा पॉइंट है व्हेन बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम्स अनलॉफुल। भाई आप जो काम कर रहे हो ना वो गैर कानूनी हो गया, तो गैर कानूनी काम तो कभी अलाउड ही नहीं होते ना, तो भी आपको फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा। तो आपने देखा है सेक्शन 41 में क्या लिखा हुआ था? 2 केसेस ऐसे हैं जब फर्म को कंपल्सरी डिसॉल्व करना पड़ेगा। पहला केस तो भाई ये है कि अगर आप सारे के सारे इंसॉल्वेंट हो गए हो। दूसरा, सब में से कोई एक नहीं भी हुआ तो भी आप लोग सभी माने जाओगे, तभी फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। दूसरा केस इसके अंदर क्या हुआ? व्हेन बिजनेस बिकम, जो आप अनलॉफुल हो जाते हैं, गैर कानूनी काम को शुरू कर देते हो इसके बिजनेस के अंदर, या कोई काम ऐसा हो जाता है तो अभी आपकी पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर दिया जाता है। सेक्शन 42 क्या कहता है? ये कहता है अ फर्म मे बी डिसॉल्व। सेक्शन 42 में कुछ इवेंट्स बताए हुए हैं 2-3, जिनमें से अगर इनमें से कोई भी इवेंट हो जाए तो आप चाहें तो बिजनेस को डिसॉल्व कर सकते हैं। चॉइस है आपके पास डिसॉल्व करने की। कौन से 3 केसेस हैं? पहला केसेस है ऑन द इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। कह रहे कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए। अब यहाँ कंफ्यूजन होती है कि सेक्शन 41 क्या कहता है और 42 क्या कहता है। देखिए, सेक्शन 41 में लिखा था कि सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएं। सेक्शन 42 में लिखा है कि अगर उनमें से कोई भी एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो आपके पास चॉइस है इसको खत्म करने की। सेकेंड पॉइंट सेक्शन 42 का, ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर विच द फर्म वाज फॉर्म्ड। अगर आपने जिस उद्देश्य के लिए बिजनेस चालू किया था, जिस पर्पज़ के लिए बिजनेस चालू किया था, वो पर्पज़ अगर आप पूरा कर चुके हो। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपने कोई फ्लाईओवर बनाने के लिए आपका प्रोजेक्ट था और उसके लिए आपने पार्टनरशिप फर्म खोली थी, आपका फ्लाईओवर बन चुका है, आप प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके हो, ऑब्जेक्टिव पूरा हो चुका है, तो आप चाहो तो बंद कर सकते हो। थर्ड पॉइंट, ऑन द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड। एक्सपायरी ऑफ द पीरियड से क्या मीनिंग हुआ कि जब बिजनेस का टर्म खत्म हो जाए। मान लो आपने पार्टनरशिप शुरू होते समय ही टेन्योर ऑफ द पार्टनरशिप रखा था कि 2 साल तक बिजनेस चलाएंगे साथ में, 2 साल पूरे हो गए, अब आप चाहो तो बंद कर सकते हो। तो ये सेक्शन 42 था वॉलंटरी का, मतलब इसमें आप चाहो तो बंद कर सकते हो, मे बी है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, बाय नोटिस। सेक्शन 43 अगर आप देखो तो इसमें आपको नोटिस देना पड़ता है। व्हेन द ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इज नॉट फिक्स्ड एंड इट एट विल एनी पार्टनर बी गिविंग नोटिस टू द अदर पार्टनर्स कैन डिसॉल्व द फर्म। भाई आपने ना तो कोई टर्म खत्म हुई है ना कुछ और हुआ है, लेकिन कोई पार्टनर चाह रहा है भाई बिजनेस को बंद कर देना चाहिए, तो आप एक काम करो ना, सारे पार्टनर्स को नोटिस दे दो। तो आप नोटिस दे दो तो आप अपनी फर्म को बंद करवा सकते हो, ठीक है। तो आपने इसमें सेक्शन पढ़ लिया, सेक्शन 40, 41, 42, 43। तो इन केसेस में आप लोग अपनी फर्म को डिसॉल्व कर सकते हो। दोस्तों, अब हम इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्या डिफरेंस है। देखो, दोनों सिमिलर से लग रहे हैं ना, बिल्कुल। बहुत बच्चे इसमें गलती करते हैं कि एक ही चीज़ समझ लेते हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप यानी पार्टनरशिप खत्म हो या पार्टनरशिप फर्म खत्म हो, एक ही बात है। जी नहीं, दोनों में मेजर डिफरेंस है। दोनों वर्ड्स में जैसे ही पार्टनरशिप फर्म की बात आ गई तो ये बिल्कुल एक अलग टॉपिक हो गया। और हम जो चैप्टर पढ़ते हैं वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म पढ़ते हैं। अगर आप नोटिस करें तो जब मैंने वीडियो शुरू करी थी तो वहाँ पे ये कहा था आज का हमारा टॉपिक है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप टॉपिक नहीं है हमारा, ठीक है। तो देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। देखिए, अगर हम पहले पार्टनरशिप की बात करेंगे और बाद में पार्टनरशिप फर्म की, मीनिंग क्या होता है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मीनिंग होता है कि भाई जो आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं ना, उनके एग्रीमेंट में कोई चेंज हो जाए, ठीक है। इट रेफर्स टू द चेंज इन द एग्जिस्टिंग
एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स द फर्म कंटिन्यूज इट्स बिजनेस। इसमें बिजनेस तो चालू रहता है, बस उनके एग्रीमेंट में कोई चेंज हो जाता है। जैसे मान लो उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर लिया, या उन्होंने कहा कि भाई एक और नया पार्टनर आ रहा है या एक छोड़ के जा रहा है, तो इसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्योंकि भाई पुरानी वाली पार्टनरशिप तो बंद हो गई ना, जैसे ही आपने रेशो चेंज किया तो पुरानी पार्टनरशिप बंद हो गई, अब नई चालू हो गई। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म किसको बोलते हैं? इट रेफर्स टू द क्लोजर ऑफ द फर्म, यानी इसमें बिजनेस बंद ही हो जाता है हमेशा के लिए, ना कोई आता है ना कोई जाता है, सब लोग छोड़ छाड़ के चले जाते हैं और बिजनेस बंद हो जाता है। सेकेंड पॉइंट, कंटिन्यूएशन ऑफ द बिजनेस। क्या बिजनेस चलता है या नहीं होता? तो अब आपको समझ में आ गया होगा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में तो बिजनेस चलता है, फर्म कंटिन्यूज। क्यों? क्योंकि नया पार्टनर आ गया, फर्म चल रही है, एक छोड़ के चले गया, फर्म चल रही है। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में बिजनेस का फर्म जो होता है कम्स टू एन एंड, ये बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे छोड़ के चले जाते हैं। इकोनॉमिक रिलेशनशिप क्या होती है? इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स कंटिन्यूज दो इन अ चेंज्ड फॉर्म। जैसे रेशो बदल लिया आपने, तो रेशो बदल लिया तो आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप तो है ना अभी भी। उस वाले में डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या होता है? बिटवीन द पार्टनर्स कम्स टू एन एंड, आपकी रिलेशनशिप ही खत्म हो जाती है, सब अपना छोड़ छाड़ के घर चले जाते हैं। क्लोजर ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्या अकाउंट्स की बुक्स को बंद कर दिया जाता है? देखो, पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन में जरूरी नहीं है कि बंद कर दिया जाए, आप चाहो तो नई बुक्स चालू कर सकते हो, चाहे तो पुरानी को कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन जब डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म, जब बिजनेस ही बंद हो गया है, तो आपको बुक्स भी क्लोज करनी ही पड़ेंगी। सेटलमेंट ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज़। भाई असेट और लाइबिलिटी का सेटलमेंट कैसे करते हैं? तो अगर हम बात करें डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की, तो उसमें असेट्स और लाइबिलिटीज़ को रीवैल्यू किया जाता है। रीवैल्यू यानी उनकी वैल्यू का उनकी फिर से पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, वैल्यू दोबारा जांची जाती है। और वैल्यू करने दोबारा पता लगाने से अगर प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, उसे ओल्ड रेशो में पार्टनर्स में बांट देते हैं। लेकिन ये जो डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म है ना, राइट साइड वाला जो डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म है, उसमें असेट्स और लाइबिलिटीज़ को रीवैल्यू नहीं किया जाता, उन्हें बेच दिया जाता है। जैसे असेट्स को बेच दो जितनी भी हैं जो बिक सकती हैं, और लाइबिलिटीज़ की पेमेंट कर दो। इससे जो नेट बैलेंस बचता है आपका, वो पार्टनर्स के बीच में बांटा जाता है। ठीक है, इसमें रिवैल्यूएशन जैसा कुछ भी नहीं होता। 6 पॉइंट, इफेक्ट क्या होता है? देखो, पार्टनरशिप के जो डिसोल्यूशन है, उसमें डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डज नॉट नेसेसरली मीन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। भाई पार्टनरशिप डिसॉल्व हुई है, इसका जरूरी ये मतलब नहीं है कि फर्म भी बंद हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इसी को अगर मैं विपरीत बोलूं कि फर्म बंद हुई है, इसका मतलब है कि पार्टनरशिप भी बंद हो गई होगी। जेन्युइन बात है ना, फर्म अगर बंद हो गई तो पार्टनरशिप भी बंद ही हो गई होगी। ठीक है, कोर्ट्स इंटरवेंशन क्या जरूरत पड़ती है? तो देखो भाई, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में तो बिल्कुल भी नहीं पड़ती है कोर्ट की इंटरवेंशन। ठीक है, कोई नया पार्टनर आ रहा है, छोड़ के जा रहा है, इसमें आपस में सुलझा सकते हो। लेकिन अ फॉर्म कैन बी डिसॉल्व एदर विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट और बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। लेकिन हाँ, फॉर्म को डिसॉल्व करने के लिए आपको कोर्ट के ऑर्डर की जरूरत पड़ सकती है। हाँ, अगर सब लोग राजी हैं तो नहीं भी पड़ेगी, लेकिन अगर कोई आर्ग्यूमेंट है तो आप इसमें कोर्ट में भी जा सकते हो। तो ये मेजर डिफरेंस था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के बीच में। मेजर अगर मैं कहूँ तो एक छोटी सी बात ध्यान देने वाली ये है कि फॉर्म का बंद होने का मतलब सब कुछ बंद हो गया, और पार्टनरशिप के बंद होने का मतलब क्या हुआ कि कोई नया पार्टनर आ रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रहा है, कोई पुराना पार्टनर छोड़ के जा रहा है, किसी की डेथ हो रही है। ये सारे केसेस किस चीज़ के हैं? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में तो पूरा बिजनेस ही बंद हो जाता है। आया समझ में? तो चलो अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ चलते हैं कि ट्रीटमेंट कैसा होता है इस चैप्टर के अंदर, रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनता है, क्या जर्नल एंट्रीज होती हैं, उनकी तरफ चलते हैं। इसमें जो सबसे पहला अकाउंट बनता है ना, उसका नाम होता है रियलाइजेशन अकाउंट। फिर पार्टनर्स कैपिटल और बैंक अकाउंट बनाया जाता है। रियलाइजेशन अकाउंट सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अकेला ही पूरे चैप्टर को कवर कर लेता है। इसमें जो भी होता है, रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाते हैं ध्यान से सुनिएगा। देखिए, रियलाइजेशन अकाउंट जो है ये ओपन किया जाता है डिस्पोजिंग ऑफ ऑल द असेट्स एंड लायबिलिटीज, सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए। ये नॉमिनल नेचर का होता है। क्या नेचर है? मैंने आपको बताया था, P&L अप्रोप्रिएशन वो भी नॉमिनल होता है, रीवैल्यूएशन वो भी नॉमिनल होता है, और रियलाइजेशन ये भी नॉमिनल होता है। नॉमिनल के रूल क्या होते हैं? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ठीक है, तो चलो पहले देखते हैं कि इसमें सबसे पहले स्टेप्स क्या होते हैं। देखो, इसके स्टेप्स को सुनने के लिए एक छोटी सी स्टोरी सुना रहा हूँ, उसको सुन लो तो सब कुछ आपको याद हो जाएगा। उस स्टोरी में बस इतना सा है कि आप है ना, सबसे पहले मान लीजिए कि क्या करेंगे, सारे असेट्स को उठा के एक कुएं में डाल देंगे। ये मान लीजिए कुआं है, ठीक है, गहरा कुआं है, उसमें आप सारी असेट्स को घेर दीजिए। फ़ायदा होगा या नुकसान अगर सारी असेट्स को उठा के डालोगे? नुकसान होगा ना, तो किस तरफ डालोगे? रियलाइजेशन के डेबिट साइड में लिखोगे नुकसान हुआ तो। फिर सारी लाइबिलिटीज़ को उठा के कुएं में डाल दीजिए। सोचिए, आपने क्रेडिटर को, लोन को उठा के कुएं में डाल दिया, नुकसान हुआ या फ़ायदा हुआ? फ़ायदा हुआ ना। फ़ायदा होता है तो किस तरफ लिखते हैं? क्रेडिट में लिखते हैं। तो रियलाइजेशन के डेबिट में सारी एसेट्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं, रियलाइजेशन के क्रेडिट में सारी लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र कर देते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। अब जब हम इसकी एंट्रीज़ पढ़ेंगे तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आइए एक एक करके बात करते हैं। पहला पॉइंट,
फॉर क्लोजिंग ऑफ असेट्स, असेट्स को क्लोज करने के लिए हम जर्नल एंट्री करेंगे। मैंने अभी बताया असेट्स को बंद करते हैं, कुएं में गिराते हैं तो नुकसान होता है, नुकसान होने की वजह से रियलाइजेशन को डेबिट किया जाता है। तो एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन डेबिट टू सन्ड्री असेट। सन्ड्री असेट का मतलब जिन जिन असेट्स को खत्म करना है। मुद्दा यहाँ पे ये आता है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं असेट साइड में जिनको ट्रांसफर नहीं किया जाता। कौन सी होती है, आप नीचे फर्स्ट पैराग्राफ में देखेंगे, नीचे जो पैराग्राफ है, ओनली दोज असेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश आर ट्रांसफर टू दिस अकाउंट। fictitious assets such as accumulated losses like debit balance of P&L account, deferred revenue expenditure account, debit balance of advertisement suspense account, etc. are not included in the definition of asset and should not be transferred to realization account. Such account should be transferred to partners capital account. क्या लिखा है इस पैराग्राफ में कि ऐसी fictitious assets जो asset साइड पे दिखा रखी है उन्हें हम realization में ट्रांसफर नहीं करते हैं, उन्हें सीधा कैपिटल अकाउंट के डेबिट पे भेज देते हैं। अब फिक्टिशियस असेट से क्या तात्पर्य, क्या मीनिंग है, कौन कौन सी हो सकती हैं, P&L का डेबिट बैलेंस, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, यानी ऐसे एक्सपेंसेस जिन्हें असेट साइड में दिखाया हुआ है जबकि वो असेट्स नहीं होते। तो ऐसी चीज़ों को हम क्या करते हैं, सीधा उठा के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। आई बात समझ में। अब यहाँ पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला हूँ जो ना आपको बुक में लिखी हुई मिलेगी और जल्दी बच्चे कंफ्यूज भी बहुत ज़्यादा होते हैं। देखो आपने एडमिशन रिटायरमेंट का टॉपिक पढ़ा, उसमें आप गुडविल का क्या करते थे, बैलेंस शीट के असेट साइड में जो गुडविल होती थी, बैलेंस शीट के असेट साइड की गुडविल को हमेशा 100% केसेस में आप कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में ले जाके ओल्ड रेशो में बांट देते थे, है ना। कैपिटल अकाउंट में लेफ्ट साइड में ले जाते थे, बैलेंस शीट की राइट में है तो कैपिटल अकाउंट में लेफ्ट में ले जाते थे उसको और ओल्ड रेशो में बांट देते थे। ध्यान से सुनिएगा, इस चैप्टर में डिसोल्यूशन में गुडविल एक नॉर्मल असेट है और नॉर्मल असेट का मतलब जैसे मशीनरी रियलाइजेशन के डेबिट में आती है, डेटर्स डेबिट में आते हैं, फर्नीचर डेबिट में आता है, उसी तरह गुडविल भी रियलाइजेशन के डेबिट में आएगी। ठीक है, इसका पार्टनर्स में इसको मत बांटना। किस किस चीज़ को बांटना है, P&L को बांट दीजिए, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को बांट दीजिए और इस तरह डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को बांट दीजिए, लेकिन गुडविल को कैपिटल अकाउंट के डेबिट में मत बांटना। गुडविल कहाँ जाएगी, रियलाइजेशन के डेबिट साइड में जाएगी। मार्क द इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके। तो जो मैंने अभी आपको बताया कि कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है किस साइड में, डेबिट साइड में, तो एंट्री क्या करोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जो भी चीज़ ट्रांसफर करनी है असेट साइड की, P&L अकाउंट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, इस तरीके से। ठीक है, चलो अभी एक और स्पेशल बात बताता हूँ। देखो सेकंड पॉइंट में जो लिखा है ना, इस पैराग्राफ को आप पढ़ लेना, मैं आपके समराइज करके बताता हूँ इसमें क्या लिखा है। आपको याद है ना, असेट साइड में डेटर होता है और लायबिलिटी साइड में होता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। कई बार उसको असेट में से माइनस करके भी लिखा हुआ होता है। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे होना है, अपने दिमाग में ना एक इमेजिन करना जो फिगर्स मैं बता रहा हूँ। बैलेंस शीट के असेट साइड में मान लीजिए लिखा है डेटर्स और अंदर लिखा है 50,000, फिर माइनस करके लिखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 4,000, बाहर अमाउंट के कॉलम में वैल्यू चले गई 46,000 रुपीज़। ठीक है, अब इस सिचुएशन में रियलाइजेशन में क्या करते हैं, ध्यान से सुनना। रियलाइजेशन के डेबिट में जब आप 2 डेटर्स लिखोगे ना, रियलाइजेशन डेबिट 2 डेटर्स, तो पूरे 50,000 ट्रांसफर करोगे जितने के डेटर्स थे। और ये जो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट होता है ना, ये रियलाइजेशन के क्रेडिट में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो रियलाइजेशन के डेबिट में 50,000 के 2 डेटर्स और रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 4,000 रुपये। यहीं से मैं आपको 1-2 पॉइंट्स और सिखाता हूँ। कुछ हमारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर इसी तरह डेटर का जैसे प्रोविजन होता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, इसीलिए इसी तरह आपको पता है इन्वेस्टमेंट का भी एक प्रोविजन होता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। आपको पता है फिक्स्ड असेट्स का भी एक प्रोविजन होता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो ये जितनी भी असेट्स के लिए प्रोविजन बनाए जाते हैं ना, इन प्रोविजन को इसी तरीके से ट्रांसफ़र किया जाता है। कैसे, आइए मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे एग्जांपल देखिए कि अगर हमें मान लीजिए प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट खत्म करना है। देखो डेटर का कौन सा प्रोविजन होता है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट। फिक्स्ड एसेट्स का कौन सा होता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। मशीनरी वगैरह का एक इस नाम से भी होता है मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व, ये एक रिजर्व है, ये भी प्रोविज़न होता है उसको रिप्लेस करने का। और इन्वेस्टमेंट का किस नाम से होता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व के नाम से भी हो सकता है। ये चारों चीज़ें जो है ना, इन सबको रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में डाल के और फिर भूल जाते हैं, यानी इनका आगे कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता, ना कोई पेमेंट होती ना कुछ होता। ध्यान से सुनिएगा, 4 चीज़ें असेट की है जिनका लाइबिलिटी साइड का आइटम्स होते हैं, उन लाइबिलिटी को कहाँ भेजोगे, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में, और फिर उन्हें डाल के भूल जाओगे, उनकी कोई भी पेमेंट रिकॉर्ड नहीं करोगे। ठीक है, तो क्या क्या कैसे ट्रांसफर करना है, रियलाइजेशन के क्रेडिट में भेज दो, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट को, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। अब मज़े की बात यहाँ पे ये है कि इस चैप्टर में फिर से इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ, मार्क कर लीजिएगा। इस चैप्टर में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का कोई भी अलग से ट्रीटमेंट नहीं होता है, इसे रियलाइजेशन के क्रेडिट में डालते हैं
पार्टनर्स के बीच में कोई बंटवारा नहीं होता, ये नॉर्मली क्रेडिट में जाने के बाद इसको भूल जाते हैं। फिर चाहे इन्वेस्टमेंट महंगी बिके, चाहे सस्ती बिके, चाहे उसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा हो जाए, चाहे कम हो जाए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी इस चैप्टर के दो स्पेशल पॉइंट आप सीख चुके हैं। एक तो ये कि इस चैप्टर में गुडविल का कोई बंटवारा नहीं होता, उसे रियलाइजेशन के डेबिट में डाल देते हैं। दूसरा ये कि इस चैप्टर में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का कोई भी टिपिकल पॉइंट नहीं होता, इसे नॉर्मली रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिख देते हैं, पार्टनर्स में नहीं बांटते हैं। सीखे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने। चलिए बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं हम लोग बाकी लाइबिलिटीज़ की। चलो प्रोविजंस जैसी लाइबिलिटी तो देख ली, लाइबिलिटीज़ में और भी तो आइटम होते हैं ना, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक लोन, इस तरह की चीज़ें, उन्हें कहाँ ट्रांसफर करोगे? लाइबिलिटीज़ यानी लेफ्ट साइड के आइटम को रियलाइजेशन में राइट साइड यानी क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देते हैं। तो कैसे ट्रांसफर करेंगे? लाइबिलिटीज़ को कर दो डेबिट, रियलाइजेशन को कर दो क्रेडिट। ठीक है, कौन कौन सी लाइबिलिटीज़ को क्रेडिट करते हो? आउटसाइड लाइबिलिटीज़ को। जब ये आउटसाइड लाइबिलिटीज़ की बात आती है तो लाइबिलिटीज़ आती हैं कौन कौन सी? जैसे कि क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है, अदर आउटसाइड लोन्स, ठीक है, इस तरह की सारी चीज़ें जो होती हैं ये रियलाइजेशन के क्रेडिट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब हम बात करेंगे कि लाइबिलिटी साइड में जो रिजर्व्स होते हैं ना, उनका क्या करना है, जो पार्टनर्स में बढ़ते हैं। देखो उनमें से एक आइटम तो मैंने आपको बता दिया, उसका तो कुछ नहीं करना है। किस चीज़ का? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। नाम के आगे रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, लेकिन उसे बांटते नहीं है पार्टनर्स में। दूसरा मैंने आपको बताया मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व, उसको भी कुछ नहीं करते। तो फिर बाकी जो रिजर्व्स हैं उनका बिल्कुल वही करना है जो पहले किया करते थे पिछले चैप्टर्स में, पार्टनर्स के बीच में बांट देना। जैसे वो जनरल रिजर्व हो या रिजर्व फंड हो, कंटिजेंसी रिजर्व हो, P&L अकाउंट हो, और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वो भी पार्टनर्स में बंट जाएगा। ध्यान से देखिए, पहले आप दो चीज़ों में कंफ्यूज रहा करते थे, एक WCR और एक IFR। IFR इस चैप्टर में नॉर्मल है, मतलब रियलाइजेशन के क्रेडिट में। WCR वही करना है जो पिछले चैप्टर में करते थे, यानी WCR पार्टनर्स में बांट देना अगर कोई क्लेम ना हो। क्लेम हो तो क्या करेंगे ये मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा। फिलहाल अभी आप लोगों का क्या देखना है कि WCR भी पार्टनर्स में बढ़ता है, IFR नहीं बढ़ता लेकिन WCR पार्टनर्स में बढ़ता है। तो अब मैं बात करूंगा कुछ ऐसे केसेस की जहां पे WCR के अगेंस्ट अगर कोई क्लेम निकल आता है तो हमें क्या करना चाहिए। तो सेकेंड पॉइंट जो इसमें लिखा हुआ है उसमें क्या है कि अगर हमारा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो है वो रिजर्व से कम अमाउंट का हो तो क्या करें। जैसे मान लो रिजर्व था 20,000 का और क्लेम है 8,000 का, तो अब आप क्या करेंगे सुनना। 8,000 रुपये तो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। 8,000 क्योंकि एक लाइबिलिटी बनी ना, 8,000 की एक लाइबिलिटी बनानी है तो लाइबिलिटीज़ को कहाँ लिखते हैं? रियलाइजेशन के क्रेडिट में। बचे हुए 12,000 का क्या करेंगे? उसे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट केस जो इसमें दे रखा है वो है कि दोनों अमाउंट बराबर हो, यानी 20,000 का ही रिजर्व था, क्लेम भी 20,000 का पता चला। सो सिंपल, आपको 20,000 रुपये खत्म करने हैं, पूरे के पूरे लाइबिलिटी को बना दो, रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिख दो बाय वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 20,000 रुपये। थर्ड केस इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। भाई आपका रिजर्व था 20,000 का, क्लेम पता चला 25,000 का, अब समस्या खड़ी हो गई। अब आप क्या करोगे? 25,000 रुपये रियलाइजेशन के क्रेडिट में तो 20,000 ही भेज पाओगे क्योंकि रिजर्व 20,000 के थे। एक बात ध्यान से सुनना, जब आप इसके पेमेंट करोगे तो पेमेंट करते समय 5,000 रुपये ज़्यादा, यानी पेमेंट 25,000 करोगे। नहीं आया समझ? मैं फिर से बताता हूँ। अगर आपके रिजर्व से ज़्यादा क्लेम निकल आए, 20,000 का रिजर्व था, 25,000 का क्लेम आया, तो आप रियलाइजेशन के क्रेडिट में 25,000 मत लिख देना, वहाँ 20 ही आ पाएगा क्योंकि 20 का ही रिजर्व था। लेकिन जब उसकी पेमेंट करोगे ना बाद में डेबिट साइड में, रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक जो करते हैं, अभी सिखाऊंगा थोड़ी देर बाद, वो पॉइंट भी आएंगे पेमेंट्स वाले, तब आप उस समय पेमेंट करते समय उसकी पेमेंट 25,000 कर देना। ठीक है, और कैपिटल अकाउंट में कुछ भी मत डालना। क्लियर है? अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आप लोगों को उसी कमेंट के रिप्लाई में जरूर समझा दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा दोबारा से। अभी हम बात करते हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, रूल ऑफ गार्नर वर्सेस मर्रे। आइए जरा इस स्टोरी को सुन लेते हैं। स्टोरी पेपरों में नहीं आती लेकिन इसको जानना बेहद ज़रूरी है। लोग इस वर्ड को तो हर कोई याद रहता है, आई एम 100% श्योर सबको जरूर वर्ड याद होगा गार्नर वर्सेस मर्रे, लेकिन इसका ट्रीटमेंट याद नहीं होगा। खासकर वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी 12th क्लास CBSE बोर्ड से पढ़ी थी, क्योंकि CBSE बोर्ड में गार्नर वर्सेस मर्रे कई सालों से क्लास में हटा दिया है डिसोल्यूशन से, तो आप लोगों के लिए तो ये बिल्कुल नया होगा। बाकी बोर्ड्स में, अलग अलग स्टेट बोर्ड्स जो हैं उनके अंदर गार्नर वर्सेस मर्रे को पढ़ाया जाता है। तो आइए जरा देखते हैं क्या है गार्नर वर्सेस मर्रे के अंदर, तो इसको डिटेल में सुनिएगा और बहुत ही अच्छी चीज़ आप लोगों के सीखने के लिए। जैसे क्या फैक्ट्स हैं, उन फैक्ट्स को सुनिए। फैक्ट्स ऑफ द केस वर दैट गार्नर, मर्रे एंड विल्किंस वर 3 पार्टनर्स इन एन इंग्लिश फॉर्म. Although their capital were unequal, they shared profit and losses in equal proportion. भाई 3 पार्टनर थे, गार्नर, मर्रे और विल्किंस। तो देखो तीनों पार्टनर की कैपिटल तो अलग अलग थी लेकिन तीनों इक्वल पार्टनर्स थे, यानी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल था।
On the date of insolvency of Wilkins, द बैलेंस ऑफ देयर कैपिटल अकाउंट वर, गार्डनर का 2,500 पाउंड था क्रेडिट बैलेंस, मर्रे का भी 314 पाउंड था वो भी क्रेडिट था, विल्किंस का 263 पाउंड लेकिन डेबिट बैलेंस था और शायद ये इंसॉल्वेंट हो गया होगा। देखते हैं जरा क्या हुआ। लॉस ऑन रियलाइजेशन अमाउंटेड टू ₹636 पाउंड्स एंड आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग इट, डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 636 को करोगे तो कितना हो जाएगा, 212 हर किसी के हिस्से में आएंगे, इक्वल है तो। एंड द 3 पार्टनर्स इक्वली, द डेबिट बैलेंस ऑफ विल्किंस कैपिटल अकाउंट बिकेम 475। देखो 263 पहले से था, उसमें 213 213 और जोड़ दो तो उसका टोटल डेबिट बैलेंस कितना हो गया, नेगेटिव बैलेंस 475 पाउंड्स हो गया। अब विल्किंस बिकेम इंसॉल्वेंट, वो हो गया दिवालिया, ठीक है। एंड नथिंग वॉज रिकवर्ड फ्रॉम हिज प्राइवेट एसेट, भाई उससे बोला कि तेरे घर से जो पैसा ला के दे सकता है दे दे, और पता चला उससे तो 1 रुपया भी वसूल नहीं हो पाया। विल्किंस इंसॉल्वेंट हो चुका है। ध्यान से सुनिएगा, केस का नाम गार्डनर वर्सेस मर्रे है। विल्किंस इंसॉल्वेंट हुआ था, इस चक्कर में सारी कहानी आई है बीच में। अब हुआ क्या, गार्डनर ने, अब देखो विल्किंस हो गया इंसॉल्वेंट, गार्डनर और मर्रे के बीच में बात चल रही है, ध्यान से सुनना। गार्डनर क्लेम्ड दैट द डेफिशिएंसी ऑफ 475 पाउंड शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन द सॉल्वेंट पार्टनर्स बिकॉज दे आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। भाई गार्डनर ने बात कही और बात बिल्कुल सही सी कही। उसने क्या कहा, कह रहा भैया जो 475 रुपये इसके कमी पड़ गई, डेफिशिएंसी का मतलब जो कमी पड़ गई अपन को 475 की, वो भाई अपन दोनों सॉल्वेंट हैं, गार्डनर मर्रे दोनों सॉल्वेंट हैं। कह रहे भाई अपन दोनों भुगत लेते हैं, और किस रेशो में भुगतेंगे, 1:1 इक्वली भुगत लेते हैं, क्योंकि अपन दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी इक्वल है, इसलिए अपन दोनों उसको इक्वली बांट लेते हैं उस नुकसान को, वो जो डेफिशिएंसी पड़ी है। इसने तो ये बोला, लेकिन अब मर्रे कुछ और बोलता है। मर्रे आर्ग्यूड दैट द लॉस ऑन अकाउंट ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ द कैपिटल अकाउंट ऑफ द इंसॉल्वेंट पार्टनर इज अ capital loss and not an ordinary business loss, and hence must be shared in by the solvent partners in the ratio of their capital। तो भाई मर्रे ने ये कहा कि भाई ये जो लॉस है, लॉस तो है ठीक है, डेफिशिएंसी जो है, लेकिन ये एक नॉर्मल लॉस नहीं है, बिजनेस का डे टू डे नहीं है, ये है ना कैपिटल लॉस है। तो कैपिटल लॉस है तो इसको बांटेंगे तो कैपिटल रेशो में बांटेंगे, ठीक है। मतलब उसने कहा कि बटेगा ठीक है, मैं भी राजी हूँ, लेकिन ये किस रेशो में बटना चाहिए, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में नहीं बटना चाहिए, ये कैपिटल रेशो में बटना चाहिए अपन दोनों के बीच में। तो अब दोनों पहुँच गए कोर्ट में। कोर्ट ने जब मैटर आया तो कोर्ट ने क्या डिसीजन लिया, और डिसीजन किसका था, ये मिस्टर जस्टिस जोई थे, जो जस्टिस थे जोई, उन्होंने क्या डिसीजन लिया उसके बारे में हम बात करते हैं। तो जस्टिस जोई के पास जब ये मामला सामने आया तो उन्होंने कहा कि देखो भाई ये बातें निकल के आती हैं, एक बात आराम से सुनो बैठ के दोनों। पहला पॉइंट तो उन्होंने ये बोला कि द लॉस ऑन रियलाइजेशन विल बी बोर्न बाय ऑल द पार्टनर्स इंक्लूडिंग द इंसॉल्वेंट पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। द सॉल्वेंट पार्टनर शुड देन ब्रिंग इन कैश इक्वल टू देयर शेयर ऑफ लॉसेज ऑन रियलाइजेशन। मतलब ये कि भैया जो रियलाइजेशन पर लॉस हुआ है ना, वो भुगतना तो पहले तीनों को पड़ेगा, चाहे आप सॉल्वेंट हो चाहे इंसॉल्वेंट हो, सबको भुगतना पड़ेगा, ठीक है। उन्होंने भी किया ही था, विल्किंस को मिले थे ना 212 का लॉस मिला था उसको भी, कह रहे पहले तो लॉस सबको भुगतना पड़ेगा। दूसरी बात, अब ये जो लॉस हुआ है ना, इसमें जो सॉल्विंग पार्टनर्स हैं जैसे गार्डनर और मर्रे जो हैं, कह रहे ये उतना पैसा कैश ले आओ जितना आपको नुकसान हुआ है, ठीक है। वो जो रियलाइजेशन का लॉस है ना, उतना पैसा पहले आप कैश से घर में लेके आओ। भाई मंगवाना तो उनको उससे भी था, विल्किंस से भी, लेकिन विल्किंस तो इंसॉल्वेंट है, वो तो ला नहीं पाया। तो कह रहे हैं जितना भी आपका नुकसान हुआ है, रियलाइजेशन का जो भी लॉस में हिस्सा निकला है, वो हिस्सा आप लोग कैश में लाओ। कौन लाओ, सॉल्वेंट पार्टनर यानी गार्डनर और मर्रे कैश में लेके आएंगे जितना भी उनको रियलाइजेशन का लॉस उनके हिस्से आया था। 212 पाउंड दोनों को लाने पड़ेंगे। पहली बात तो ये निकल के आई। दूसरा, जस्टिस जोई ने कहा कि भाई द डेफिशिएंसी, जो डेबिट बैलेंस होता है, डेफिशिएंसी का मतलब कमी है ना, जो पैसा कम पड़ गया, shown by the insolvent partner's capital account must be shared by the solvent partner in their capital ratio, mark it, in their capital ratio। जस्टिस जोई ने ये समझाया कि भाई बात तो सही है, वो जो पैसे कम पड़ रहे हैं $457 जो भी पैसा कम पड़ा है विल्किंस का, वो आप लोग दोनों भुगतोगे। किस रेशो में भुगतेंगे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने मर्रे की बात का स्वागत किया। मर्रे ने कहा था ना कैपिटल रेशो में बंटवारा होना चाहिए, तो जस्टिस ने भी कहा बिल्कुल सही, कैपिटल रेशो में बंटना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में नहीं। किस रेशो में बांटा जाना चाहिए लॉस को, किस रेशो में लेके भुगतेंगे वो दोनों, कैपिटल रेशो में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। और साथ में ये बात कही गई थर्ड पॉइंट में, कैपिटल रेशो कैसे कैलकुलेट होगा, तो उसके बारे में सुनना जरा। कैपिटल रेशो विल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैपिटल्स अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म जस्ट प्रायर टू डिसोल्यूशन। कह रहे ठीक डिसोल्यूशन होने से पहले जो भी उनकी कैपिटल है ना, उस रेशो में होना चाहिए।
इसका मीनिंग क्या निकला? इसका मीनिंग निकला कि अगर मान लो उनके कोई रिजर्व्स थे तो वो पार्टनर्स में बांट दो, कोई एसेट साइड का पीएनएल का लॉस है तो वो बांट दो, माइनस कर दो, ठीक है। लेकिन रियलाइजेशन के प्रॉफिट लॉस को एड लेस मत कर देना, क्योंकि आपको रियलाइजेशन से ठीक पहले वाली कैपिटल चाहिए। तो ठीक पहले वाली कैपिटल का मीनिंग ये हुआ कि आप रियलाइजेशन के जो एडजस्टमेंट्स हैं उन्हें करने से पहले वाली, यानी कोई पार्टनर कोई असेट ले गया, किसी पार्टनर ने कोई लायबिलिटी की पेमेंट करी, तो उन सब को मत रिकॉर्ड करना, उनसे पहले ही जो कैपिटल थी उस रेशो में पार्टनर्स को बियर करना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों ने सीख ली। अब बात है कि भाई फिक्स कैपिटल मेथड हो, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड हो, तो कैसे बांटेंगे? तो देखो कोई खास बड़ा इशू नहीं है, कॉन्सेप्ट केवल इतना ही है कि सारी एडजस्टमेंट होने से पहले, मतलब जो भी आपकी एडजस्टमेंट्स होती है ना ये रियलाइजेशन से रिलेटेड, उनको होने से पहले जो कैपिटल होती है उसे बांटते हैं। अब पढ़ लो, देखो फिक्स में क्या लिखा है, कि इफ द पार्टनर्स आर मेंटेनिंग कैपिटल्स एट फिक्स्ड अकाउंट्स अमाउंट्स, द बैलेंसेज ऑफ कैपिटल अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट will be the ratio in which insolvent partners deficiency will be borne। यानी वो जो बैलेंस शीट में जो कैपिटल दिख रही थी ना, बस उसी कैपिटल का रेशो बना लो फिक्स्ड वाले में। तो फिक्स्ड वाले में तो कौन सी रेशो हो जाएगा? जो बैलेंस शीट में दिख रहा था वही, ना कुछ प्लस ना कुछ माइनस, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की, तो उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं लिखी। कह इफ द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स आर फ्लक्चुएटिंग देन ऑल एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस, ठीक है, रिजर्व्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग to the date of dissolution must be adjusted to the capital balances of all the partners, determine the capital ratio and insolvent partners deficiency will be borne in the ratio then arrived। तो बात ये लिखी है इसमें कि भाई क्या करना होगा फ्लक्चुएटिंग वाले में, आप चार चीज़ें प्लस माइनस कर लेना। कौन सा? भाई रिजर्व हो तो वो प्लस कर लेना, पीएनएल का कोई प्रॉफिट लॉस है तो वो प्लस या माइनस कर देना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी जोड़ और घटा लेना। तो उसके बाद जो कैपिटल रेशो आएगा उसे आप, जो कैपिटल्स आएंगे उसके रेशो में आप करोगे। फिक्स्ड वाले में तो बैलेंस शीट की कैपिटल ही मान लेते हैं, फ्लक्चुएटिंग वाले में तीनों चारों एडजस्टमेंट करने के बाद जो कैपिटल निकलती है उसे मानते हैं। अब बात आती है कि भाई भारत में क्या रूल है। ये तो भाई इंग्लिश रूल था ना, इंग्लिश के कोर्ट में जो हुआ, इंग्लैंड के कोर्ट में जो हुआ वहाँ पे हुआ ये सब। अब इंडिया ने इसका क्या किया? तो एप्लीकेबिलिटी ऑफ रूल इन इंडिया पढ़ते हैं, ये बेहद इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। There is nothing in the Indian Partnership Act which goes against the rule laid down in the Garner versus Murray। भाई अपने भारत में जो कानून है ना उसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा कि हम इसको माने नहीं माने, इसके बारे में कुछ नहीं लिखा। तो अब क्या करना चाहिए? Hence the rule will apply in India, क्योंकि हमारे यहाँ सारे इंग्लैंड के रूल चलते हैं तो ये भी चलेगा। टिल एन इंडियन कोर्ट डेफिनेटली रूल्स अगेंस्ट इट, जब तक कोई नया ऐसा केस नहीं आ जाता जिसमें भारत में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कोई अपोजिट जजमेंट दे दे, इसके खिलाफ कोई बात कह दे, तब तक तो हमें यही मानना पड़ेगा, और अभी तक हम यही मान रहे हैं, ठीक है। अब क्या लिखा आगे? लिखा है कि इट शुड हावेवर बी नोटेड that if the partners so desire they can exclude the applicability of this rule by specific agreement। कहते भाई अगर पार्टनर्स पहले से ही समझौता करते समय ये बात लिख लें कि भाई डिसोल्यूशन अगर कभी करना पड़ा, कोई इंसॉल्वेंट हो गया, तो हम गार्डनर वर्सेस मर्रे नियम को नहीं मानेंगे, तो भैया आप ऐसा कर सकते हो। अगर आपने एग्रीमेंट लिख लिया है कि हम ये रूल अप्लाई नहीं करेंगे तो ये चॉइस आपके पास है, आप एग्रीमेंट में लिख के रख लो, सरकार को, कानून को कोई भी इससे आपत्ति नहीं है, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है इन इंडिया द रूल लेड डाउन इन गार्नर वर्सेस मर्रे इज अप्लाइड विद सम मॉडिफिकेशन। अब अपन इंडियन लोग हैं, मॉडिफिकेशन की तो आदत है ही, कोई भी चीज़ सीधा स्पष्ट रूप से थोड़ी लेते हैं, थोड़ा दाएं बाएं अपने हिसाब से घुमा फिरा लेते हैं। तो अब हमने क्या घुमाया, सुनना। लिखा द मॉडिफिकेशन इज दैट द लॉस ऑन रियलाइजेशन नीड नॉट बी ब्रॉट इन कैश बाय द सॉल्वेंट पार्टनर्स बिकॉज अल्टीमेटली द सेम विल हैव टू बी रिटर्न टू दैम। भाई भारतीयों ने कहा भैया टाइम वेस्ट क्यों करते हो, पहले रियलाइजेशन का लॉस जो हुआ वो पार्टनर से कैश में मंगवा रहे हो, ठीक है, फिर बाद में जब सारी एडजस्टमेंट हो जाती है तो उन्हीं पार्टनर्स को कैश लौटाते हो। कहते हैं भैया समस्या ही क्या है, कैश मंगवाओ मत ना, लास्ट में पैसा कम दे देना। भैया आप अगर कैश नहीं मंगवाओगे तो लास्ट में पैसा कम निकल के आएगा, वो कम दे देना। पहले तो आप उसी बंदे से कह रहे हो जा तू पैसे लेके आ, और फिर बाद में कह रहे हो ले भाई तेरे पैसे बनते ले जा। भाई समस्या खड़ी क्यों करी? तो इंडिया ने क्या कहा, कह रहे वो जो रियलाइजेशन को कैश में मंगवाने की बात है ना, रियलाइजेशन लॉस को, कह रहे वो भारत में छोड़ दो, कह रहे अपन इस बात को नहीं मानते, ठीक है। तो अगर मैं कुल मिला के समराइज़ करूँ तो देखो गार्नर वर्सेस मर्रे में दो बातें निकल के सामने आती हैं। क्या? एक तो भाई जो डेबिट बैलेंस है ना इंसॉल्वेंट पार्टनर का, वो बाकी सॉल्वेंट पार्टनर एडजस्ट करेंगे, किस रेशो में करेंगे? कैपिटल रेशो में करेंगे। और कैपिटल रेशो कौन सा? जो डिसोल्यूशन से जस्ट पहले वाला होगा। दूसरा ये कि ये जो सॉल्वेंट पार्टनर है इनको वो जो रियलाइजेशन का लॉस था वो कैश में लाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो और आप लोग अगर गार्नर वर्सेस मर्रे को अप्लाई नहीं करना चाहते हो तो पहले से एग्रीमेंट बना लो और उसमें लिख दो कि हमें नहीं करना अप्लाई, तो आपका काम खत्म हो जाएगा। तो
कैसा लगा आपको गार्नर वर्सेस मर्रे? आया समझ में? जिन लोगों के लिए नया था, पहली बार सुन रहे थे, बहुत आप रिपीट करके भी दोबारा सुन सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें। मैंने अपनी पूरी कोशिश करी आप लोगों को अच्छे से समझाने की। आप लोगों के कमेंट्स हमारे लिए बेहद ज़रूरी होते हैं, तो प्लीज़ वीडियोज़ पे कमेंट जरूर किया कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपका बेहद बेहद धन्यवाद। जय हिंद।